हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस के विषय में। सोशल साइंस का पार्ट पॉलिटिकल साइंस है और इस पॉलिटिकल साइंस से ही क्लास 10th का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। हिंदी में इसे लोकतंत्र और विविधता के नाम से जाना जाता है। यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर में हम इस लोकतंत्र और विविधता से जुड़ी हुई कई चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा शुरू। इस पीपीटी वीडियो के विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे कि हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर की कौन से प्रमुख कीवर्ड्स हैं, प्रमुख कुंजी और अवधारणाएं इस चैप्टर से जुड़ी हुई उन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे जो इसमें कीवर्ड्स यूज किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। दूसरा उद्देश्य है अकादमिक सामाजिक प्रसार और सामाजिक प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस सोशल डिवीज़न बन जाते हैं और सोशल डिवीज़न बदल करके देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति पर सामाजिक प्रभावों का क्या प्रभाव होता है। What is the impact of social divisions on politics? Let's start discuss keywords of this chapter. आइए इस अध्याय के प्रमुख शब्दों का परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। उनसे हम रूबरू होते हैं कि इनका असली अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है। ये इस अध्याय के प्रमुख शब्दों का परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। उनसे हम रूबरू होते हैं कि इनका असली अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है। तो इस चैप्टर में वर्ड्स यूज हुए हैं, उनमें से एक वर्ड है होमोजीनियस सोसाइटी या सजातीय समाज भी कह सकते हैं। समरूप समाज या होमोजीनियस सोसाइटी क्या होती है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। छोटे क्वेश्चंस 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। होमोजीनियस सोसाइटी इज अ सोसाइटी इन विच people of similar religion or similar caste or speaking similar language live is called a homogeneous society। अर्थात ऐसा समाज जिसमें एक ही जाति अथवा धर्म के लोग रहते हैं उसे हम समरूप समाज कहते हैं। अर्थात लोगों के बीच में असमानता नहीं होती। लोगों का जो सामाजिक बैकग्राउंड है वो लगभग समान होता है। तो ऐसे समाज को हम समरूप समाज कहते हैं जिसकी सामाजिक बैकग्राउंड या सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी होती है। अर्थात वो या तो किसी एक धर्म से संबंध रखते हैं या किसी एक जाति से संबंध रखते हैं अथवा वो किसी एक भाषा। वर्तमान समय में विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसे हम होमोजीनियस सोसाइटी कह सकते हैं या समरूप समाज कह सकते हैं। लगभग सभी देश हिट्रोजीनियस हैं। होमोजीनियस का विपरीत वर्ड होता है अपोजिट वर्ड होता है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस इज अ सोसाइटी वेयर द पीपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट कैटेगरीज लिव टुगेदर। जहाँ विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न समुदायों के लोग इकट्ठा रहते हैं, ऐसे समाज को हम विजातीय समाज कह सकते हैं या
एक तरह से विषम समाज भी हम उसको कह सकते हैं। दूसरा इसमें जो वर्ड आया है, माइग्रेंट वर्ड आया है इस चैप्टर के अंदर। माइग्रेंट को प्रवासी कहते हैं और वर्तमान में ये शब्द काफ़ी खबरों में है कि किस तरह से प्रवासी मजदूर जो हैं अपने राज्यों की तरफ पैदल ही, अब आपके लिए एक नया शब्द नहीं है ये। माइग्रेंट या प्रवासी वे लोग होते हैं जो अपने मूल स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर जाकर निवास करते हैं, उन्हें हम प्रवासी कहते हैं। अब एक्सटर्नल मतलब बाह्य या बाहरी प्रवास, और इंटरनल का मतलब है आंतरिक प्रवास। यदि कोई व्यक्ति अपने देश की सीमाओं के अंदर ही अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहता है या वहां बस जाता है तो वह भी प्रवासी है। और यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर के बस जाता है तो वो भी प्रवासी कहलाता है। तो अगर देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है तो उसे हम बाह्य प्रवास कहते हैं, एक्सटर्नल माइग्रेशन कहते हैं, क्योंकि उसने देश को ही छोड़ दिया या देश से बाहर रह रहा है। और यदि कोई व्यक्ति एक राज्य है, जैसे उदाहरण के लिए भारत में हरियाणा में बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों के रहते हैं और हरियाणा के भी बहुत से लोग, कुछ लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो ये लोग भी प्रवासी कहलाते हैं। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, सिविल राइट्स मूवमेंट है। सिविल राइट्स मूवमेंट, ये कुछ वर्ड्स हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकारों का आंदोलन। ये चैप्टर चूंकि डाइवर्सिटी के बारे में बताता है और डाइवर्सिटी अब विश्व में हर जगह पाई जाती है। इतना हो सकता है कि कहीं ये ज़्यादा हो सकती है या कहीं कम हो सकती है। भारत की बात करते हैं तो भारत में तो बहुत ज़्यादा विविधता है। भारत को तो विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषी समूह रहते हैं, भाषा बोलने लोग रहते हैं। लेकिन जो सिविल राइट्स मूवमेंट है, इट इज कंसर्न्ड और रिलेटेड विद यूएसए। It was 1960s when civil rights movement was led by Martin Luther King Jr. This movement was for the betterment of the black people, which are called Afro-American. अधिकारों का आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में 1960 के दशक में अमेरिका में चलाया गया था और इस आंदोलन का उद्देश्य अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी मूल के अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए मांग करना था, क्योंकि अमेरिका में बहुत सालों पहले अफ्रीका से कुछ लोग दास के रूप, लेकिन इन लोगों को अमेरिका में अधिकार नहीं मिले, इन्हें नागरिक का दर्जा नहीं मिला। नागरिक भी बने तो सेकेंड ग्रेड नागरिक, द्वितीय दर्जे के या द्वितीय दर्जे के नागरिक बने। इन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, ऐसे हालातों को देखते हुए, क्योंकि अश्वेत लोग वहां भेदभाव का शिकार थे, सामाजिक अन्याय का शिकार थे, तो वहां पर मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर
ये यहाँ पर जूनियर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग पहले भी हो चुके हैं जिन्होंने रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया था यूरोप में, ये 15th सेंचुरी के आसपास, लेकिन ये 1960s की बात है, 400-500 साल का गैप है। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं इसको, इसका नाम भी मार्टिन लूथर किंग है, बट इट इज़ नोन एज जूनियर क्योंकि सेकंड है उसके बाद। तो इसने ये आंदोलन चलाया श्वेत नागरिकों के लिए, अमेरिका के अश्वेत नागरिकों के लिए आंदोलन चलाया, इसीलिए हम इसे नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और ये आंदोलन सफल रहा। यूएसए की सरकार को, अमेरिका की सरकार को अश्वेत नागरिकों को नागरिकता देनी पड़ी, उन्हें राजनीतिक अधिकार देने पड़े। राइट टू वोट जो कि प्रमुख राजनीतिक अधिकार होता है, वो अश्वेत लोगों के पास नहीं था, अफ्रीकी मूल के अमरीकी लोगों के पास नहीं था, वो आर नॉन एज अफ्रीकन अमेरिकन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अधिकार नहीं थे, तो फिर नागरिक अधिकार आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें सिविल राइट्स मिले, नागरिक अधिकार मिले, जिनमें प्रमुख अधिकार राइट टू वोट था, मताधिकार था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन। व्हाट इज दिस, क्या है ये? इसको हम अफ्रीकी अमेरिकी के नाम से भी जानते हैं। दो नाम आ रहे हैं इसमें, अफ्रीकी अमेरिकी। अफ्रीकन अमेरिकन मीन्स कि दोज अफ्रीकन्स who have either migrated to USA or were brought by Americans as slave, and later on they settled down in America. अफ्रीकन अमेरिकन ऐसे लोग हैं जो अफ्रीकी मूल के हैं और अफ्रीकी मूल के होने की वजह से उनका रंग काला है, वे अश्वेत हैं, और अश्वेत उनके साथ वहां पर भेदभाव किया गया। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अफ्रीकन अमेरिकन, व्हाट डू यू मीन बाय अफ्रीकन अमेरिकन? अफ्रीकी अमेरिकी अमेरिका के वे निवासी हैं या वे नागरिक हैं जो मूल रूप से या जिनके पूर्वज अफ्रीका के नागरिक थे और उन्हें अफ्रीका से अमेरिका में दास के रूप में लाया गया था और फिर बाद में वो वहीं पर बस गए। तो ऐसे समुदाय को हम अफ्रीका, जैसे उदाहरण के लिए इंडो अमेरिकन भी हैं आप, यानी बहुत से ऐसे लोग अमेरिका में रहते हैं जो इंडिया के रहे हैं, जिनके पूर्वज या जिनके पेरेंट्स पहले भारतीय थे, भारतीय नागरिक थे, लेकिन वो जाके अमेरिका में सेटल हो गए। तो ऐसे लोगों को वहां पर इंडो अमेरिकन कहते हैं। इस अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय के लोगों का नेतृत्व स्मिथ और कार्लोस के द्वारा इस चैप्टर में किया गया है। टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ये दोनों कौन थे? इनसे संबंधित भी प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट थे, मतलब ये दोनों धावक थे, दोनों खिलाड़ी थे अमेरिका के, लेकिन दोनों अश्वेत थे, काले थे, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके साथ ही इनके साथ पूरे अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय के साथ इन्होंने उस समुदाय को 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में दिखाने या बताने का प्रयास किया। ये दोनों धावक गोल्ड मेडल
जीतते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब इन्हें मेडल लेने के लिए बुलाया जाता है तो एक अलग ही प्रकार की, और वो तस्वीर क्या थी कि ये लोग दोनों जाते तो हैं मेडल लेने के लिए, अब चूंकि इनके मन में क्योंकि ये नस्लीय भेद का शिकार थे, इनके यहाँ ये भेदभाव का शिकार थे और साथ साथ इनको सामाजिक अन्याय का शिकार थे, तो उस सामाजिक अन्याय और उस भेदभाव के प्रति ये दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, दुनिया का ध्यान खींचना चाहते हैं। तो इसके लिए ये विरोध स्वरूप मेडल लेने के लिए जाते तो हैं लेकिन जूते नहीं पहन, और जो कार्लोस है वो अपने गले में काले मनकों की एक माला पहनता है, जो ये दिखाता है कि किस तरह से वहाँ अमेरिकन के साथ, अमेरिका के अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव होता है और वो किस तरह से भेदभाव का शिकार है, जिसकी वजह से जो ओलंपिक संघ है वो इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, इनके ऊपर राजनीति करने का आरोप लगाता है और बाद में काफी इस पर विवाद होता है। नेक्स्ट जो टर्म आती है इस चैप्टर में वह है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम नस्लीय भेदभाव कहते हैं। नस्लीय भेदभाव का मतलब नस्ल के आधार पर भेदभाव। नस्लीय भेदभाव का अर्थ है नस्ल के आधार पर भेदभाव। तो अभी नस्लीय भेदभाव किसके साथ हो रहा था, और ये भी उन्हीं अश्वेत लोगों के साथ, क्योंकि जो अमेरिका के गोरे लोग हैं वो अफ्रीका के इन काले लोगों को अलग नस्ल का मानते हैं, क्योंकि इनका रंग काला है, इनकी कद काठी बिल्कुल अलग है। जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, तो इसलिए इन्हें ये हे दृष्टि से या निम्न दृष्टि से देखते हैं और इनके साथ भेदभाव करते हैं, इन्हें अधिकारों से वंचित कर देते हैं। तो इस नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध ही आंदोलन चलता है अमेरिका में, और फिर ये आंदोलन जाकर के हिंसक आंदोलन में बदल जाता है, जिसे हम ब्लैक पावर मूवमेंट भी कहते हैं, जो बाद में ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पावर, जैसा कि अगला ही टर्म है, व्हाट इज ब्लैक पावर या अश्वेत शक्ति क्या है। ब्लैक पावर या अश्वेत शक्ति से का अभिप्राय अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की एकजुटता से है, उनकी एकता से है, उनकी एकता का प्रतीक है ये। वहाँ के काले नौजवान जो थे, अश्वेत जो नौजवान थे, उन्होंने अफ्रीकी मूल के अमेरिकन लोगों को एकजुट करना शुरू किया, मोबिलाइज करना शुरू किया, और उनमें यह बात उनके कान में यह बात फूंकने का प्रयास किया, उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि वी आर द विक्टिम ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस, वी आर बीइंग ट्रीटेड हियर एज सेकेंड ग्रेड सिटीजन और ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। ये बात उन्हें बताने की कोशिश की। अश्वेत लोगों को, कुछ अश्वेत नौजवानों ने यह बताने का प्रयास किया कि हम यहाँ अमेरिका में सामाजिक अन्याय, सामाजिक भेदभाव का शिकार हैं, हमारे साथ यहाँ बुरा बर्ताव किया, और इस बुरे बर्ताव से और इस भेदभाव से अगर मुक्ति पानी है तो हमें अपनी एकता का परिचय देना होगा। यही एकता ब्लैक पावर के नाम से जानी जाती है। तो कुछ अफ्रीकन अमेरिकी या श्वेत नौजवान वहां पर ब्लैक पैंथर मूवमेंट भी चलाते हैं।
अगला है सोशल डिफरेंसेस। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सोशल डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस क्या है और इसके आधार क्या हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं सामाजिक अंतर क्या है, सामाजिक भेद क्या है और इस सामाजिक अंतर या भेद का आधार क्या है, किस आधार पर यह भेद है। तो सोशल डिफरेंसेस का मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न जातीय समूहों, भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों का एक साथ रहना सामाजिक अंतर कहलाता है। कि लोग भिन्न भिन्न धर्मों के हैं, भिन्न भिन्न जातियों के हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हैं, भिन्न भिन्न नस्लों के हैं, लेकिन वो सब एक साथ रहते हैं, वो सब एक साथ रहते हैं। ये सोशल डिफरेंस है। अब ये जो सोशल डिफरेंस है कि जो सामाजिक भेद है, सामाजिक अंतर है, जिसके आधार पर भेदभाव भी किया जाता है, तो ये सामाजिक अंतर कैसे पैदा होता है, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, इसके आधार क्या है। तो देयर आर टू बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस। वन इज बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ यू कैन से, एंड अदर वन इज द चॉइस। सामाजिक अंतर के दो आधार हैं माने जाते हैं। पहला जन्म और दूसरा पसंद। कुछ अंतर तो जन्म के अनुसार ही होता है, जन्म के आधार पर ही होता है, और कुछ अंतर हमारी पसंद के अनुसार होते हैं। ठीक है, जैसे जन्म के आधार पर अंतर कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जो जेंडर है, जिसको हम लिंग भेद कहते हैं, महिला और पुरुष, ये अपना आप नेचुरल है। जन्म के आधार पर ये अंतर एक किसी जाति में पैदा हो गया तो वो उसी जाति का होके रह गया, वहां पर उसकी चॉइस नहीं है, वहां पर उसकी पसंद नहीं है। ठीक है, भाषा बोलने वाली जो बात है तो वो हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो जाति और लिंग का जो अंतर है, कौन से सामाजिक अंतर को, जन्म के आधार वाले सामाजिक अंतर को, क्योंकि जन्म ही डिसाइड करता है कि यह व्यक्ति क्या होगा। भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जन्म के साथ ही ये पता चल जाता है कि ये बच्चा ब्राह्मण होगा या ये बच्चा कोई वैश्य होगा, या ये बच्चा शूद्र होगा, या मुस्लिम होगा, या हिंदू होगा। ये जन्म के साथ ही तय हो जाता है। जन्म के साथ ही तय हो जाता है कि ये बच्चा महिला है या पुरुष है। दूसरा जो बड़ा अंतर है वो है पसंद का। पसंद के आधार पर भी सामाजिक अंतर बन जाते हैं। इसमें खास तौर से धर्म को भी हम इसमें शामिल करते हैं। धर्म है जो धर्म हमारी चॉइस के ऊपर आधारित है कि कुछ लोग अपनी चॉइस के अनुसार धर्म चुन सकते हैं, अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। तो जो उसको जो अंतर हुआ वो उसका आधार अब पसंद हो गया, क्योंकि पहले वो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का था, अब उसने वो धर्म चेंज कर लिया, बदल लिया, तो उसका अंतर दूसरे लोग है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, उनके अंदर बाद में बहुत सारे जब लोग जो है वो दो धर्मों में बट गया। उसके अंदर कैथोलिक होते हैं और बाद में उनमें से कुछ लोग प्रोटेस्टेंट बन गए। ठीक है, तो ये है पसंद के आधार पर। इसके साथ ही जब हम किसी फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, या हम अपनी मर्जी से अपना कोई कैरियर चुनते हैं, हम वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, या आर्मी में जाना चाहते हैं, तो वो भी एक सोशल ग्रुप्स हैं सारे के सारे आपस में। वो भी सामाजिक अंदर सोशल डिफरेंस है, अलग अलग कम्युनिटीज हैं वो भी। ठीक है, क्लास जिसको हम कह सकते हैं,
तो ये जो है ये अंतर, ये पसंद के आधार वाला अंतर है, क्योंकि अंतर जो पैदा हुआ वो हमारी अपनी पसंद से हुआ। सोशल डिफरेंसेस का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा असर है इस चैप्टर के अंदर। दूसरा, और जो अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सामाजिक डिफरेंस या सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीज़न ये क्या है और इन दोनों में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल डिफरेंस एंड सोशल डिवीज़न, ये क्या है और इन दोनों में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल डिफरेंस एंड सोशल डिवीज़न। सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीज़न क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों अलग हैं। पहले बात करते हैं कि when social difference becomes a social division। सोशल डिफरेंस सोशल डिवीजन कब बनता है। सोशल डिफरेंस ही सोशल डिवीजन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कब। ओके, तो सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन कब बन जाता है। सामाजिक अंतर को सामाजिक विभाजन बनने में देर नहीं लगती, लेकिन ये बनता कब है। ये तब बनता है जब हम सामाजिक आधार पर भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, है ना। Differences are reality of all societies, but social divisions takes place when social difference overlaps with other differences or suppress minorities or other communities। एग्जाम्पल श्रीलंका है आपके सामने। सभी समाजों की वास्तविकता है। किसी भी समाज को आप देख लीजिए, किसी भी देश को आप देख लीजिए, वहां पर कोई भी ऐसा देश नहीं मिलेगा कि जहां सिर्फ एक ही समूह के लोग रहते हों या एक ही समुदाय के लोग रहते। विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, चाहे वो समुदाय जाति के आधार पर हो सकते हैं या धर्म के आधार पर हो सकते हैं या भाषा के आधार पर हो सकते हैं, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, नस्ल के आधार पर हो सकते हैं। लेकिन सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर अन्य मतभेदों के साथ ओवरलैप करता है। ओवरलैप करने का मतलब है कि जब दूसरे भेदों को, दूसरे अंतरों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है, अर्थात दूसरे समुदायों या अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करता है और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है और उन्हें संसाधनों से वंचित कर देता है। तब वही सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में बदल जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव करेगा, उसे अधिकारों से वंचित करेगा, तो वे लोग जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है वो फिर अपने आप को उस देश का नागरिक नहीं समझते। वो कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, अगर इस देश के नागरिक होते तो हमारे साथ अन्याय नहीं होता। और उनमें फीलिंग ऑफ अनबिलोंगिंगनेस आ जाती है, बेगानापन, कि हम यहाँ अलग हैं, ये सरकार, ये सिस्टम, ये व्यवस्था हमारी है ही नहीं, अगर हमारी होती तो हमारे साथ अन्याय नहीं होता। और यह भावना जब पनपती है तो यह भावना धीरे धीरे सामाजिक विभाजन में बदल जाती है। सामाजिक विभाजन का मतलब है कि समुदायों के बीच में एक लकीर खिंच जाती है, लोगों के दिलों में एक नफरत की लकीर खिंच जाती है और वो नफरत बदल जाती है तनाव में, और तनाव बदल जाता है आगे जाके गृह युद्ध में, और गृह युद्ध आगे जाके बदल जाता है डिवीजन ऑफ कंट्री, देश के विभाजन में, देश के बंटवारे में। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता। हालांकि गृह युद्ध या तनाव या टकराव तो लगभग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका है। श्रीलंका में जैसे कि हम जानते हैं
कि श्रीलंका में दो मुख्य समुदाय रहते हैं। एक समुदाय है सिन्हाली, जिसे सिंघली भी कह देते हैं। सिन्हाली समुदाय डोमिनेंट पोजीशन में है, दे आर इन मेजॉरिटी, बहुमत है उनका, उनकी संख्या ज्यादा है। दूसरी तरफ जो तमिल्स हैं, दे आर इन माइनॉरिटी, उनकी संख्या कम है, 18% के करीब वहां पर तमिल्स हैं और मोर देन 70% वहां पर जो है वो सिंघली है। तो सिंघली वहां पर सिंघलियों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तमिलों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं, उन्हें सभी संसाधनों से, सभी राजनीतिक लाभों से वंचित कर देते हैं। और फिर वहां पर एक टकराव पैदा होता है, वहां पर एक टकराव पैदा होता है और ये टकराव आगे जाके गृह युद्ध में बदल जाता है। गृह युद्ध में बदलने के साथ ही वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, बड़ा खून खराबा होता है, लेकिन देश का विभाजन रुक जाता है। देश का विभाजन नहीं होता। देश का विभाजन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो तमिल थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी। अगर अंतर थोड़ा बहुत होता तो फिर उसका विभाजन तय था। अब एक तरफ 18% लोग, एक तरफ 70% लोग हैं, तो आंदोलन को और उनकी जो एक तरह से वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ थी, जो हिंसक गतिविधियाँ थी, उन्हें कुचल दिया गया, उन्हें रोक दिया गया और वहाँ पर शांति बहाल हो गई। लेकिन फिर भी टकराव तो पैदा हुआ। ये टकराव पैदा हुआ सामाजिक विभाजन की वजह से। सामाजिक विभाजन पैदा हुआ सिंघलियों द्वारा तमिलों के साथ किए जाने वाले अन्याय से। तो इसका सीधा सरल उत्तर है कि जब कभी किसी समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय का अन्याय किया जाता है, उसके अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, या उन्हें दबाया जाता है, तो फिर वो लोग वहां पर अपने आप को अलग महसूस करते हैं और अलग महसूस करने के साथ ही उनमें शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है और उनसे वो नफरत करना शुरू कर देते हैं और फिर ये अवसर की तलाश में रहते हैं कि कैसे हम इन लोगों से बदला लें और कैसे अपने अधिकारों को हम प्राप्त करें, और इसके लिए फिर वो टकराव का भी रास्ता अपना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स। किस तरह से सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करते हैं, अथवा सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। सो देयर आर two types of impacts of social divisions on politics। राजनीति पर सामाजिक विभाजन के दो तरह के अफेक्ट होते हैं, दो तरह के प्रभाव होते हैं। ये दो प्रभाव नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। मतलब सामाजिक विभाजन के राजनीति पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक प्रभाव उन्हें कहते हैं जिससे उस देश में टकराव पैदा होता है, उस देश के अंदर तनाव पैदा होता है, देश के लोगों के बीच में गृह युद्ध हो जाता है, तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसके लिए जिम्मेदार सोशल डिवीजन है, और सोशल डिवीजन को ज्यादा गहरा करती है राजनीति। पॉलिटिक्स इस सोशल डिवीजन को और के बीच जो खाई है, जो डिवीजन की जो खाई है, उस खाई को और गहरा कर देती है, जिससे लोगों के बीच में टकराव पैदा हो जाता है। जैसे कि वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड में हम देखते हैं कि वहां पर
दो समुदायों के लोग रहते हैं रूप से, तो उनका जो रूट है वो एक ही है, बोथ आर क्रिश्चियंस। लेकिन अब क्रिश्चियंस में भी दो ग्रुप हैं, दो समूह हैं, और दोनों समूह अपने आप में वो अलग अलग धर्म बन गए हैं। ये समूह है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के। नॉर्दर्न आयरलैंड में 53% लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं और 44% कैथोलिक्स हैं। अब जो कैथोलिक्स हैं वो राष्ट्रवादी हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी, और उनकी एक पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी। दूसरी तरफ है प्रोटेस्टेंट, वो अपने आप को यूनियनिस्ट कहते हैं और उनकी पार्टी है यूनियनिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टेंटों का मानना है और उनका विश्वास है वो ब्रिटेन के साथ ही रहें, यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा रहें, क्योंकि ब्रिटेन में अधिकांश लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ जो कैथोलिक्स हैं 44%, ये चाहते हैं कि हम जो नॉर्थर्न आयरलैंड है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाए, मतलब वो ब्रिटेन को छोड़ना चाहते हैं। और इसी के लिए वहाँ पर बड़ा संघर्ष होता है और वो टकराव में बदल जाता है। वहाँ पर काफ़ी लोग जो है मारे जाते हैं, हिंसा होती है। हालांकि फिर बाद में कैथोलिक्स के साथ कुछ वहाँ पर एक पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वहाँ पर शांति बहाल हो जाती है। लेकिन ये सब किसने किया? राजनीति ने किया, पार्टियों ने किया। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने लोगों को इसके लिए उकसाया। दूसरी तरफ एक और उदाहरण इसी नेगेटिव इम्पैक्ट का है कि कैसे राजनीति सामाजिक विभाजन को प्रभावित करती है और कैसे सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यूरोपिया एक ऐसा देश जो इसी सामाजिक विभाजन की राजनीति की वजह से 6 अलग अलग देशों में बट गया। 6 कंट्रीज बन गए उसके, 6 कंट्रीज बन गए, 6 टुकड़े हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसका कारण क्या था? यही सामाजिक विभाजन। और इस सामाजिक विभाजन की खाई को किसने और चौड़ा किया? राजनीति ने। वहां अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे यूगोस्लाविया में, और वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स एकजुट नहीं रह पाए और उन्हें रहने नहीं दिया। राजनीति ने, सामाजिक विभाजन की राजनीति ने उन्हें एकजुट नहीं रहने दिया और यूगोस्लाविया टूट गया। तो ये है सामाजिक विभाजन का राजनीति पर प्रभाव, जिसको हम नेगेटिव इम्पैक्ट कहते हैं। दूसरा है इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है सामाजिक विभाजन का। सामाजिक विभाजन की वजह से या सामाजिक जो अंतर है इसके लिए लोग अलग अलग पार्टियां बनाते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातीय समूह के लोग पार्टियां बनाते हैं और वो पार्टियां और वो दल लिए अधिकारों की मांग करती हैं और फिर उन अधिकारों को मान लिया जाता है, उनकी आवाज को सुना जाता है और उनके अधिकारों को उन्हें दे दिया जाता है। उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। से सामाजिक अंतर राजनीति को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। इन इंडिया पॉलिटिकल कंपटीशन इज टू लुक आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज एंड टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस। भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए ही है। और इस सामाजिक विभाजन की वजह से ही यहाँ पर SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया गया है ताकि उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। और इसके लिए पॉलिटिक्स और I hope this video has helped you to understand democracy and diversity. Thank you for watching this PPT video. Please don't forget to like it.
subscribe it. Thank you very much.